कल हम लोगों ने सेक्शन 7 की बात की थी लास्ट क्लास के अंदर। सेक्शन 7 में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकम डीम्ड टू बी रिसिप्ट, यानी वो इनकम जिसको ये माना जाए कि आपको रिसिप्ट हुई है, ठीक है। उसके लिए हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, लेकिन उससे पहले हमने प्रोविडेंट फंड देखा था, क्योंकि वो सेक्शन प्रोविडेंट फंड से बना है जो सैलरी का पार्ट है। प्रोविडेंट फंड में मैंने बताया था कि 4 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं: स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए मैंने बताया था ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, इसको रन किया जाता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के द्वारा, ठीक है। और मैंने बताया था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, इसको रन किया जाता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के द्वारा। और मैंने आपको बताया था कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो किसके लिए होता है, वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, किसी के लिए भी हो सकता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। इसको रन किया जाता है किसके द्वारा, इसको कवर किया जाता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के अंदर। मैंने बताया था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो पूरा का पूरा एटीसी के अंदर डिडक्टेड हो जाएगा, उसके अंदर एटीसी में हमें डिडक्शन मिल जाएगी। साथ में मैंने ये भी कहा था कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पूरा एग्जेम्प्ट है। उसके साथ मैंने ये बताया था अगर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में हमें मिलता है तो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। और लमसम जब अमाउंट मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट तो हम लोगों को वो भी एग्जेम्प्ट होता है। उसके साथ मैंने बताया था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर हमें कोई ऐसा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय, तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 80C के अंदर वो डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन साथ में अगर एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया तो ऐसा कंट्रीब्यूशन सैलरी के 12% तक एक्सेप्टेड होगा, आफ्टर देन वो टैक्सेबल होगा। उसके बाद मैंने बताया था अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की कंट्रीब्यूशन पे अगर कोई भी इंटरेस्ट मिलता है उस प्रोविडेंट फंड में वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट रेट के 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, 9.5% तक, ठीक है। उसके बाद का वो टैक्सेबल होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर रिटायरमेंट के बाद में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर हमें लमसम अमाउंट मिलता है तो वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड की हमने बात करी तो मैंने आपको बताया था अनरिकॉग्नाइज्ड फंड के अंदर अगर कोई भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो वो एटीसी में डिडक्ट नहीं है, ऑल अमाउंट टैक्सेबल होगा। उसके साथ में अगर एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो ऐसा कंट्रीब्यूशन जिस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसने कंट्रीब्यूट किया उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर वो एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद में अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है, किसको इंटरेस्ट मिलता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा, तो उसके हेड की इनकम मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है उस कंट्रीब्यूशन का रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर उसके पीएफ अकाउंट के अंदर वो इंटरेस्ट पेड किया गया है तो वो उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में एग्जेम्प्ट होगा। बशर्त वो क्या होगा, जब रिटायरमेंट के बाद उसको लमसम अमाउंट मिलेगा तो उस लमसम अमाउंट में से टोटल लमसम अमाउंट में से हम लेस कर देंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, आफ्टर देन जो अमाउंट होगा उसमें हम टैक्स इम्पोज कर देंगे। उसके बाद मैंने बताया था पीपीएफ में मैंने आपको बताया था अगर एम्प्लॉय कोई भी यानी कोई भी पर्सन एम्प्लॉय हो, इट मींस एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर कोई भी हो, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो अगर वो क्या करता है कंट्रीब्यूट करता है पीपीएफ अकाउंट के अंदर तो एटीसी में डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यहाँ होता नहीं है इसलिए उसको हमने छोड़ दिया था। उसके बाद हमने बात करी थी अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट में उसको पूरी एग्जेम्पशन लेगी उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर, और आफ्टर रिटायरमेंट उसको अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आफ्टर रिटायरमेंट उसको अगर वो पैसा कलेक्ट होता है यानी एक लमसम मिलता है तो वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। बात समझ में आई, हम लोगों ने बात की। उसके बाद हमने 4 पॉइंट पढ़े थे डीम्ड टू बी रिसिप्ट के। तो 4 पॉइंट्स हमने क्या पढ़े थे। पहला पॉइंट ये था कि हमारा अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 12% से ज्यादा अगर हमें अमाउंट मिलता है तो उसको इनकम डीम्ड टू बी रिसिप्ट मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था अगर हम लोगों को रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से 9.5% ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है या इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो उसको इनकम डीम्ड टू बी रिसिप्ट माना जाएगा। थर्ड पॉइंट हमने ये बोला था अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से कोई भी अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो जो ट्रांसफर अमाउंट है जिस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर किया है उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम डीम्ड टू बी रिसिप्ट मानते हुए टैक्सेबल कर दी जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था फोर्थ पॉइंट सेक्शन 80CCD जो है उसके लिए हम लोगों ने किसी भी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि सेक्शन 80CCD को मैं आप लोगों को जब 80 की डिटेल में पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। ये 4 पॉइंट हम लोगों ने सेक्शन 7 में कवर किया था, हमारा सेक्शन 7 वहां पर खत्म हो गया था। आज हम बात करने वाले सेक्शन 8 की।
टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इनकम, आज हम बात करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इनकम। यानी मतलब ये है कि हम लोग को ये सीखना है कि डिविडेंड इनकम पे टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, यानी कब हमें डिविडेंड की इनकम होगी, उस डिविडेंड की इनकम पे हमें टैक्स देना है, कैसे टैक्स पे करना है। सेक्शन 8 हमें ये सिखाता है, सेक्शन 8 हमें ये बताता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड क्या होता है। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड जब कभी भी कोई भी पर्सन किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है एज ए शेयर, मान लो ये पर्सन है, इसने एक कंपनी में शेयर किया, ये कंपनी है, कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो क्या होता है, जब ये कभी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो कंपनी क्या करेगी, इसको आगे इन्वेस्ट करेगी, इसको यानी जिस भी काम के पर्पज से इसने इन्वेस्ट किया, तो कंपनी का जो काम है उसको कंपनी को आगे इन्वेस्ट करेगी, और इन्वेस्ट करने के बाद जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, इस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होगा कंपनी को, उस प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, P&L अकाउंट, जैसा कि हमने अकाउंट में पढ़ा था, P&L अकाउंट बनाती है कंपनी इस तरह से। एक्सपेंसिव इनकम, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, अपने सारे एक्सपेंसेस को यहाँ डाल देगी, और जो भी अपना प्रॉफिट होगा वो यहाँ लिख देगी, यानी जो भी अपनी इनकम होगी वो यहाँ लिख देगी। उसके बाद में यहाँ कंपनी क्या करती है, जो हमारा जो इनकम टैक्स होता है उसको भी लेस कर देती है, इनकम टैक्स। आफ्टर इनकम टैक्स जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स, ये प्रॉफिट आता है। इस प्रॉफिट को क्या करती है, हमारे जो शेयर्स है, यानी हमारे जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर, जो ये हमारा शेयर होल्डर है, इसने जो इन्वेस्ट किया इसको शेयर होल्डर बोलेंगे, इसने शेयर्स में पैसा लगाया है, जिसने शेयर्स में कंपनी में पैसा लगाया है, ठीक है। ये शेयर होल्डर को कंपनी क्या करेगी, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है सबको, उनके शेयर कैपिटल के रेशियो में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। मतलब क्या हुआ, डिविडेंड का मतलब सीधा सा है, छोटी सी पॉइंट बता रहा हूँ, वैसे तो आप सब लोग जानते हैं डिविडेंड क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी है और कंपनी लॉ का पार्ट है, तो कंपनी लॉ में भी आप लोगों ने देखा होगा डिविडेंड क्या होता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिविडेंड मीन्स, डिविडेंड वो है जो कंपनी का फाइनल जब प्रॉफिट होता है, कंपनी की बुक्स जब कंप्लीट हो जाती हैं, तो जब फाइनल प्रॉफिट होता है, उस फाइनल प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट यानी सम पार्ट ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को, उसको डिविडेंड कहते हैं। वापस बोल रहा हूँ, डिविडेंड मीन्स जब कोई भी अमाउंट, किसका अमाउंट, प्रॉफिट का अमाउंट, फाइनल प्रॉफिट का अमाउंट किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड। इसको हिंदी में बोलते हैं लाभांश, शब्द से पता लग रहा है लाभांश, मतलब कंपनी के लाभांश में से, कंपनी के लाभों में से लाभ का कुछ भाग किसको दे देना, कंपनी के शेयर होल्डर को बांट देना, कंपनी के शेयर होल्डर को बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वो डिविडेंड कहलाएगा। बस समझ में। आगे चलते हैं, डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिविडेंड। टाइप्स ऑफ डिविडेंड, एक होता है
क्या बोला मैंने, डिविडेंड 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड जिसको हम फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं, अंतिम लाभांश हिंदी में बोलते हैं इसको। एक होता है इंटरिम डिविडेंड जिसको बोलते हैं अंतरिम लाभांश, जिसको बोलते हैं अंतिम लाभांश, जिसको बोलते हैं अंतरिम लाभांश, ठीक है। एक होता है डीम्ड डिविडेंड, पहले बोल रहा हूं, अच्छी तरह सुन लेना बात को। डीम्ड डिविडेंड जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। कंपनी लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसके अगर इनके क्राइटेरिया से देखिए, अकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग द कंपनी लॉ, डीम्ड डिविडेंड होता ही नहीं है। डिविडेंड अकाउंटिंग पर्पज से, कंपनी लॉ के पर्पज से केवल दो ही तरह के डिविडेंड होते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड या फिर इंटरिम डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड का नाम कहीं भी नहीं देखोगे, कहीं नहीं मिलेगा। ये डीम्ड डिविडेंड केवल इनकम टैक्स के पर्पज से बना है, इसको समझाऊंगा ये क्यों बनाया गया डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। हम अगर देखा जाए तो फाइनली जो हमें रियलिटी में देखना है, तो रियलिटी में अगर आप देखोगे तो दो ही डिविडेंड मिलेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। ये तो सिर्फ इनकम टैक्स ने बनाया है डीम्ड डिविडेंड को, क्या है बताऊंगा। पहले समझते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड क्या होता है। कंपनी की जब एजीएम होती है, एजीएम इन द सेंस एनुअल जनरल मीटिंग, हम लोग क्या करते हैं, कंपनी होती है, कंपनी हर साल अपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग करती है, एजीएम रखती है। उस एजीएम में कंपनी के शेयर होल्डर्स के सामने 4 चीजें रखी जाती हैं। पहली, कंपनी के शेयर होल्डर के सामने बैलेंस शीट रखी जाती है, उसकी परमिशन ली जाती है आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। दूसरी, कंपनी के ऑडिटर्स को हटाना है या नए ऑडिटर को अपॉइंट करना है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तीसरी, कंपनी के डायरेक्टर्स को हटाना है या नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। चौथा, प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में बात की जाती है। कंपनी अपनी एजीएम के अंदर क्या करती है, डिविडेंड मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट प्रॉफिट का प्रपोज्ड डिविडेंड कंपनी के शेयर होल्डर्स को अनाउंस करती है, यानी प्रपोज करती है और ये डिक्लेयर करती है कि हम आपको इतना डिविडेंड पे करेंगे। बात समझ में आई। कंपनी अपनी एजीएम में अपने फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम रखी गई है, उस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी उनको नेट प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट प्रपोज्ड डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को देने के लिए डिक्लेयर करती है, और ऐसे डिक्लेरेशन को प्रपोज्ड डिविडेंड कहते हैं, अंतिम लाभांश कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर कंपनी ने एक बार अपनी एजीएम में प्रपोज्ड डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो कंपनी फिर से रिवर्स गियर नहीं ले सकती। इट मीन्स अगर कंपनी ने एक बार ये कह दिया अपने शेयर होल्डर्स को कि हम आपको प्रपोज डिविडेंड इतना रुपए प्रपोज डिविडेंड का देंगे या इतना % प्रॉफिट का प्रपोज डिविडेंड के रूप में देंगे, तो उसके बाद कंपनी अगर ये सोचे कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद वो अपना रिवर्स गियर ले ले और ये कहते कि हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार अगर कंपनी ने प्रपोज कर दिया यानी डिक्लेयर कर दिया प्रपोज डिविडेंड, उसके बाद कंपनी को देना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। बस समझ में। तो प्रपोज डिविडेंड जो है, जिसको हम फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं, कंपनी की एजीएम के अंदर कंपनी अपने फाइनेंशियल रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के यानी रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में जितना भी उसको प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स के सामने डिक्लेयर करती है और उनको कहती है कि हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे एज एन डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? ये तो कंपनी क्या करती है, पूरे साल के एंड जब एजीएम होती है जब बोलती है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी के पास में सफिशिएंट प्रॉफिट होता है, यानी अच्छा प्रॉफिट होता है, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी होती है, तो कंपनी क्या करती है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, चलते हुआ जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी समय ये सोच लेती है कि हमें आखिरी में 1 साल बाद एजीएम में जब क्या करना है, शेयर होल्डर को डिविडेंड तो देना ही, वहां पर जाके हम शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर तो करेंगे। तो कंपनी चाहे तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के अंदर भी शेयर होल्डर्स को क्या दे सकती है, डिविडेंड पे कर सकती है। कंपनी चाहे जब फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है उस दौरान भी शेयर होल्डर्स को क्या दे सकती है, डिविडेंड दे सकती है। क्योंकि कंपनी को जो डिविडेंड देना है, कंपनी कई बार ऐसा सोच जाती है कि हमारे पास प्रॉफिट है, यानी हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस बहुत है, फंड अच्छा है, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, हमें 1 साल बाद कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे तो करना है ही, तो क्यों ना हम 1 साल तक का इंतजार करें और आज ही दे दें। तो कंपनी कई बार क्या करती है, कुछ प्रॉफिट जो है वो साल के दौरान में ही, कुछ प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में ही क्या कर देती है, डिक्लेयर कर देती है और उनको
ये कह देती है कि हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड, जो फाइनेंशियल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही अलॉट कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। बस एक बात ध्यान रखना, अगर कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और बाद में कंपनी को 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने भर बाद लगता है कि ये तो हमने गलत काम कर दिया, ये तो हमने गलत डिक्लेयर कर दिया, ये तो हम पे नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी चाहे तो रिवर्स गियर ले सकती है। यानी कंपनी चाहे तो उसको पेड नहीं कर सकती, यानी जरूरी नहीं है कि कंपनी उसको पे करे। लेकिन प्रपोज डिविडेंड के केस में क्या है, कंपनी एक बार डिक्लेयर कर दिया तो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। इस केस में क्या है, कंपनी चाहे तो दे सकती है, कंपनी चाहे तो नहीं भी दे सकती, इट्स पर डिपेंड ऑन सिचुएशन। ठीक है, ये डिपेंड करती है फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, कंपनी चाहे तो रिवर्स के ले सकती है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि कब हमें प्रपोज डिविडेंड पे इनकम टैक्स लगाना चाहिए और कब इंटरिम डिविडेंड पे हमें इनकम टैक्स लगाना चाहिए। सीधी सी बात है, प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर बेस पे इनकम टैक्स हो जाना चाहिए उसका। डिक्लेयर बेसिस पे लगा दूंगा, क्योंकि कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया जिस फाइनेंशियल ईयर में, तो कंपनी फाइनल वो तो देगी, क्योंकि कंपनी रिवर्स गियर नहीं ले सकती, तो कंपनी को ये प्रपोजल तो देना पड़ेगा। तो ये डिक्लेयर बेसिस पे क्या हो जाएगा, इस पे इनकम टैक्स इंपोज हो जाएगा। जिस दिन कंपनी ने क्या किया, इसको डिक्लेयर किया, उसी दिन इस पे इनकम टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा, उस पे इनकम टैक्स लग जाएगा। लेकिन इंटरिम डिविडेंड कब होगा, इंटरिम डिविडेंड पेड बेसिस पर, पेड बेसिस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में हो सकता है कंपनी मना कर दे, बाद में ये बोल दे कि हम इंटरिम डिविडेंड पे नहीं कर रहे, अभी हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, हमने जो पहले डिसीजन लिया था वो गलत लिया था, हो सकता है ऐसा हो जाए। इसलिए ये टैक्स कब लगेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1963 का सेक्शन 8 ये परमिशन देता है कि इसके ऊपर टैक्स पेड बेसिस पे लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जब हकीकत में ये पेड हो जाएगा, जब शेयर होल्डर्स को रिसिप्ट हो जाएगा, तभी इसके ऊपर टैक्स लगेगा। मतलब डिक्लेयर बेसिस पे इसके ऊपर टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। प्रपोज डिविडेंड पे डिक्लेयर बेसिस पे इनकम टैक्स इंपोज हो जाएगा और इस पे पेड बेसिस पे टैक्स इंपोज हो जाएगा। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं आप लोग, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने वाई एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर, उसने वाई को डिविडेंड पे किया, क्या एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने पेड किया है डिविडेंड किसको, वाई को। ठीक है, तो बताओ इस पे टैक्स कौन देगा। अकॉर्डिंग द इनकम टैक्स एक्ट हम ये देखते हैं कि इनकम किसकी हुई है, जिसकी इनकम हुई है टैक्स भी उसको देना है। तो यहाँ इनकम किसकी है, वाई शेयर होल्डर की, क्योंकि डिविडेंड किसको मिल रहा है, प्रॉफिट किसको मिल रहा है, इनकम किसको हो रही है, एक्स लिमिटेड किसको दे रही है, वाई जो शेयर होल्डर उसको दे रही है, तो उसको इनकम हो रही है डिविडेंड की, तो टैक्स किसको देना चाहिए, वाई को। लेकिन नहीं, इस केस में यहां ये नहीं होगा कि टैक्स शेयर होल्डर दे, वाई दे, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 8 की तरफ से ये कहा गया है, सेक्शन 8 की तरफ से क्या कहा गया है, सेक्शन 8 की तरफ से नहीं कहा, सेक्शन सेक्शन 115O जो कहता है, वो क्या कहता है कि अगर कंपनी का डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है तो ऐसा डिविडेंड शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल नहीं है। वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, कंपनी के हैंड में टैक्सेबल होगा। इट मींस जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड करेगी या डिक्लेयर करेगी, उस समय पर ही कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पेड करेगी और डिक्लेयर करेगी, उस समय पर ही कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स पेड करना पड़ेगा ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। किसके बिहाफ पे, शेयर होल्डर के बिहाफ पे। और वो इनकम टैक्स पेड करने के बाद में किसको मिलेगा, वो इनकम टैक्स पेड करने के बाद में किसको मिलेगा, वो फिर डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलेगा। इसका मतलब जो डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलने वाला है वो फुली एग्जम्प्टेड होगा, क्योंकि उस डिविडेंड पे एक बार टैक्स लगाया जा चुका है, जो किसने पे कर दिया है, कंपनी ने ऑलरेडी पे कर दिया है। और जब एक बार किसी इनकम पे टैक्स इंपोज हो जाता है
तो दोबारा उस इनकम पे टैक्स नहीं लगाया जाता। तो यहाँ बात समझ में आई। ध्यान रखना हमेशा कि जब भी कभी किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा तो ऐसा डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। अकॉर्डिंग द सेक्शन 115O के तहत ये कहा गया है, इसमें ये कवर किया गया है कि ऐसा डिविडेंड जो है वो कंपनी खुद क्या करेगी, उस पर टैक्स इम्पोज करेगी और उसका टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेड करेगी। आफ्टर देन वो डिविडेंड किसको अलॉट करेगी, यानी किसको पेड करेगी और किसको डिक्लेयर करेगी, शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर करेगी। ठीक है, और शेयर होल्डर को जो ये डिविडेंड मिलेगा वो फुली एग्जेम्प्ट होगा, यानी कर से मुक्त होगा। शेयर होल्डर को उस पर कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में, क्योंकि इस इनकम पे, इस डिविडेंड इनकम पे ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है। जो किसने कर दिया, कंपनी ने कर दिया। किसके बिहाफ पे कर दिया, किसके बिहाफ पे कर दिया, शेयर होल्डर के बिहाफ पे कर दिया। इसलिए अब शेयर होल्डर को उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यानी अगर हम इसको ओवरऑल समझे तो ये कह सकते हैं कि सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को डिविडेंड इनकम होती है, किसी भी पर्सन मतलब शेयर होल्डर को, अगर किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड की इनकम होती है तो उसके हैंड में टैक्सेबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी नहीं आती, बशर्त सेक्शन 115O कहता है कि ऐसे डिविडेंड पे टैक्स कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी। बात समझ में, सेक्शन 8 क्या कहते हैं, सेक्शन 8 ये परमिशन देता है कि अगर किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड की इनकम होती है तो वो लायबल नहीं है उस डिविडेंड के ऊपर इनकम टैक्स चुकाने के लिए। लेकिन इसी जगह दूसरी जगह सेक्शन 115O क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड पेड करती है तो वो लायबल है, पेड करने से पहले, क्या पेड करने से पहले, डिविडेंड पेड करने से पहले वो लायबल है। किस चीज के लिए लायबल है, टैक्स चुकाने के लिए। किस पे टैक्स चुकाने के लिए, उस डिविडेंड पे। कौन से डिविडेंड पे, जो वो किसको पेड कर रही है, शेयर होल्डर को पेड कर रही है या डिक्लेयर कर रही है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 115O सेक्शन के तहत, जिसको हम कई बार कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोलते हैं, CDT। ठीक है, या फिर ये बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अच्छी तरह समझ में आ गया दोनों सेक्शन क्या कहते हैं। सेक्शन 8 ये कहता है, साफ साफ बात है, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इनकम। अगर आपसे पूछे सेक्शन 8 में टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इनकम के बारे में बताऊं तो आप क्या होगे, डिविडेंड इनकम सेक्शन 8 की तरफ से ये कहा गया है कि डिविडेंड इनकम अगर किसी भी शेयर होल्डर को होती है तो उसके हैंड में डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन इसी जगह सेक्शन 115O ये कहता है कि अगर ऐसा डिविडेंड किसी शेयर होल्डर को वो कंपनी पेड करती है या डिक्लेयर करती है तो वो कंपनी के हैंड में टैक्सेबल होगी ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, आफ्टर देन कंपनी उस पर टैक्स पेड करने की, इसको पे करेगी, कंपनी के अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में पे करेगी। ठीक है, अब ये बात तो हो गई कि भाई ठीक है कंपनी इस पे देगी, कब देगी, जैसे प्रपोज डिविडेंड जब कंपनी ने क्या क्या डिक्लेयर किया उसी समय पे कंपनी क्या कर देगी, सेक्शन 115O के तहत इस प्रपोज डिविडेंड पे टैक्स पेड कर देगी और किसको दे देगी, फिर बाद में अपने शेयर होल्डर को पेड कर देगी। इसी तरह इंटरिम डिविडेंड अगर पेड बेसिस पे है तो कंपनी जब इंटरिम डिविडेंड पेड करेगी अपने शेयर होल्डर्स को तो पहले क्या करेगी, इस डिविडेंड पे इनकम टैक्स पेड करेगी, फिर उसके बाद में ये डिविडेंड किसको पेड करेगी, अपने शेयर होल्डर्स को पेड करेगी। और इस डिविडेंड पे टैक्स किस सेक्शन के अकॉर्डिंग पेड करेगी, 115O के तहत। और ये पेड किस सेक्शन के तहत करेगी, सेक्शन 8 के तहत। बात समझ में आई क्या, यानी कवर करेगा सेक्शन 8 जिसके तहत वो एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है, दोनों चीज समझ में आई। अब ये तो बात ठीक है कि सर आपने बता दिया प्रपोज डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड होता है, जिसमें तो खुली किताब है कि जब कंपनी बोलती है कि हम डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं या इंटरिम डिविडेंड पेड कर रहे हैं तब कंपनी क्या करेगी, टैक्स पेड कर देगी। लेकिन कई बार क्या होता है, कंपनी बड़ी चालाकियां करती है। कंपनी डिविडेंड पे टैक्स बचाने के लिए बहुत चालाकियां करती है। कंपनी और शेयर होल्डर दोनों मिल जाते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार कंपनी और शेयर होल्डर दोनों मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं, सुनिए, अगर कंपनी डिविडेंड पे टैक्स पे करती है तो कंपनी की पॉकेट से कुछ पैसा निकलता है और टैक्स के रूप में जाता है। अब बात आती है, चलो ठीक है कंपनी ने चोरी करी, क्योंकि कंपनी चोरी इसलिए करती है टैक्स की क्योंकि कंपनी की जेब से निकल रहा है पैसा। लेकिन शेयर होल्डर उनका साथ क्यों देते हैं, शेयर होल्डर इसलिए साथ देते हैं क्योंकि शेयर होल्डर को पता है अगर कंपनी की जेब से कुछ पैसा निकलेगा तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, यानी इनकम टैक्स लेस होगा हमारे प्रॉफिट में से, तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। और प्रॉफिट कम होगा तो हम लोगों को भी डिविडेंड का रेशियो कम मिलेगा, यानी हम लोगों को भी कम डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से उनको भी डिविडेंड अलॉट होगा।
जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उनको डिविडेंड मिलेगा, जितना कम प्रॉफिट होगा उतना ही कम उनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो वो भी क्या चाहते हैं कि कंपनी इनकम टैक्स पेड नहीं करे ताकि उनको डिविडेंड ज्यादा मिल जाए, ठीक है। और कंपनी क्या चाहती है कि मुझे मेरे पॉकेट से डिविडेंड पेड ना करना पड़े। यानी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देने के लिए कई बार कंपनी क्या करती है, डिविडेंड खुली किताब के तौर पर नहीं देती। यानी ये कहती नहीं कि हम डिविडेंड दे रहे हैं। अगर कंपनी ये कह दे कि डिविडेंड हम लोग दे रहे हैं, जब तो ठीक है, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड के रूप में दे देगी। अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम प्रपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड ही देखते हैं, ठीक है। जब तो इस केस में ऐसे डिक्लेयर बेसिस पे कंपनी क्या लगाती है कि टैक्स लगा के पे करके अपने शेयर होल्डर को दे देगी, पेड बेसिस पे टैक्स पेड करके अपने शेयर होल्डर को दे देगी। लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स ने बोला कि हम कैसे मान लें कि आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देते, आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पेड नहीं करते। तो इनकम टैक्स ने ये बोला कि हम डिविडेंड को 3 क्राइटेरिया में बांटेंगे। पहला प्रपोज डिविडेंड, जो आप खुद प्रपोज करोगे, जब तो ठीक है आपने प्रपोज किया डिविडेंड, तब तो आपको टैक्स देना ही है। दूसरा इंटरिम डिविडेंड, जो भी आपने बताया कि ये इंटरिम डिविडेंड है यानी पार्ट ऑफ डिविडेंड है, तब भी आपको उस पर कंपनी को क्या देना, उस पर टैक्स देना है, ठीक है। तीसरा, जब आप किसी को डिविडेंड के रूप में कुछ देना चाहते हो लेकिन आप ये शो नहीं करना चाहते कि हमने इसको डिविडेंड दिया है, तो उस केस में इनकम टैक्स खुद मान लेता है कि ये डिविडेंड दिया गया है शेयर होल्डर को और कंपनी पे टैक्स इंपोज कर देता है। यानी कंपनी को लाइबल कर देता है कि उस पे टैक्स पेड करने के लिए। यानी कई बार कंपनियां डिविडेंड भी देती है शेयर होल्डर को, ज्यादा बेनिफिट भी देने की कोशिश करती हैं और वो बेनिफिट डिविडेंड के तौर पे देती है, लेकिन इनकम टैक्स की नजर में ये बता देती है कि हमने तो हमारे शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया ही नहीं, या हमने ये जो पैसा दिया है ये डिविडेंड का नहीं दिया। तो ऐसे केस में कब इनकम टैक्स उसको डिविडेंड मानेगी, ये हमें समझना है। डीम्ड डिविडेंड में, ये किसमें आएगा, डीम्ड डिविडेंड, जिसको बोला गया है माना गया लाभांश, जो इनकम टैक्स खुद मानेगा कि ये आपका डिविडेंड है। यानी इनकम टैक्स बताएगा कि ये आपका डिविडेंड है, और डिविडेंड मानते हुए कंपनी को कहेगा कि आपको सेक्शन 115O के तहत इस डीम्ड डिविडेंड पे क्या देना है, टैक्स देना है, ठीक है। और कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको कहेगा आपको सेक्शन 8 के तहत इस डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं देना, आपके लिए फुली एग्जम्प्टेड है। यानी फाइनली अगर हम देखें तो शेयर होल्डर्स के लिए तीनों तरह के डिविडेंड सेक्शन 8 के तहत एग्जम्प्टेड है। लेकिन दूसरी ओर हम देखें तो सेक्शन 115O के तहत ये तीनों डिविडेंड जो हैं कंपनी के लिए टैक्सेबल होंगे। लेकिन जब ये दोनों डिविडेंड की बात कर ली, दोनों डिविडेंड तो समझ में आता है, कंपनी ने प्रपोज कर दिया इंटरिम डिविडेंड के नाम से डिविडेंड देते हैं तो कंपनी टैक्स देगी। लेकिन जब डीम्ड डिविडेंड है, जब इनकम टैक्स को पता ही नहीं लगेगा कि ये डिविडेंड है, तो वो टैक्स लगाएगी कैसे। तो इनकम टैक्स ने इसके लिए क्या क्राइटेरिया बनाया, कैसे इनकम टैक्स पता लगाएगी कि ये डीम्ड डिविडेंड है। कौन से वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो कंपनी शेयर होल्डर्स के साथ में करती है, और उन ट्रांजेक्शन को इनकम टैक्स क्या मानती है, डीम्ड डिविडेंड मानती है, और इन कंपनी को क्या कहती है, ऑर्डर करती है क्या करने के लिए, इन डीम्ड डिविडेंड पे टैक्स चुकाने के लिए। एक बात पहले बता देता हूं, डिविडेंड हमेशा कैश या चेक में होता है, इन काइंड्स में नहीं होता। ये बात कंपनी लॉ में साफ साफ लिखी हुई है कि डिविडेंड हमेशा, कोई सा भी डिविडेंड हो, अगर कंपनी उसको पेड करती है तो वो कैसे पेड करेगी, कैश में पे करेगी या फिर चेक में पे करेगी। इसके अलावा इन काइंड्स में कोई डिविडेंड नहीं होता। इसी बात का फायदा कंपनीज ने उठाया, इसी बात का फायदा कंपनियों ने उठाया और डीम्ड डिविडेंड मानने पर मजबूर कर दिया इनकम टैक्स को। वापस समझो कहना क्या चाह रहा हूं, कोई भी डिविडेंड, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो चाहे वो इंटरिम डिविडेंड, ये तो होता ही नहीं है, ये तो हम जानते हैं, ये तो इनकम टैक्स से बनाया है, अकाउंटिंग पर्पज से या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पर्पज से या कंपनी लॉ की पर्पज से। ये दो ही डिविडेंड होते हैं जो मैंने आपको बताया, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। तो अगर कोई भी प्रपोज डिविडेंड या कोई भी इंटरिम डिविडेंड अगर कंपनी को पेड करना अपने शेयर होल्डर को, तो वो केवल उसको चेक या कैश में दे सकती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसी बात का फायदा कंपनियों ने उठाया और इनकम टैक्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी, और इसी जगह पे इनकम टैक्स मजबूर हुआ कि उसने कहा कि हम कुछ ट्रांजेक्शन्स को जो कैश और चेक में नहीं है, जो कैश और चेक में नहीं है, फिर भी उसको डिविडेंड का रूप देंगे और उसको हम डीम्ड डिविडेंड मानेंगे।
क्या बोला मैंने, कैश और चेक में होता है डिविडेंड का पेमेंट, लेकिन इनकम टैक्स ने बोला कि कई बार कई ट्रांजेक्शन जो है जो कैश और चेक में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको डिविडेंड का रूप देंगे और डीम डिविडेंड मानते हुए उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, कंपनी लॉ तो कैश और चेक बोलती है खाली, ठीक है, उसमें आपको क्या देना है, डिविडेंड देना है, तो साफ साफ दिखता है कि आपने डिविडेंड दिया है। लेकिन कैश और चेक के अलावा अगर आप इन काइंड्स में कुछ पे करते हो अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देने के लिए, बार बार बोल रहा हूं, अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देने के लिए अगर आप कैश और चेक के अलावा कुछ और तरीके से कोई ट्रांजेक्शन करते हो, तो कंपनी ने बोला कि हम उसको डीम डिविडेंड मानते हुए, इनकम टैक्स ने बोला कि हम उनको डीम डिविडेंड मानते हुए कंपनी पर सेक्शन 115O के तहत टैक्स इंपोज करेंगे। बात समझ में आएगी? तो डीम डिविडेंड में क्या होता है, कब कब डीम डिविडेंड माना जाएगा, वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको डीम डिविडेंड माना जाएगा, हम ये देखते हैं वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको डीम डिविडेंड माना जाएगा। सेक्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, इसमें 5 तरह से इसको 5 क्राइटेरिया में इसको डिवाइड किया गया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22B, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22CC, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2D, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E। इस तरह से कंपनी ने बोला, मतलब इनकम टैक्स ने बोला कि ये 5 सेक्शंस में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, उन ट्रांजेक्शन को हम किसको बोलेंगे, डीम डिविडेंड बोलेंगे। यानी इस 5 सेक्शंस में जो जो ट्रांजेक्शन कवर्ड होंगे ना, इन 5 सेक्शंस में, उनको हम क्या बोलेंगे, डीम डिविडेंड बोलेंगे। और डीम डिविडेंड बोलते हुए कंपनी पे इनकम टैक्स लगाएंगे, इंपोज करेंगे, यानी कंपनी के लाइबिलिटी होगी उस पर टैक्स पे करने की, लेकिन शेयर होल्डर्स के हैंड में एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, पहला सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2A, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। इनकम टैक्स ने ये कहा कि जैसे मान लो, एक छोटी सी बात समझाता हूं आपको, उसने ये बोला कि हमने एक रफ बैलेंस शीट बनाई है समझने के पर्पज से, ताकि हम लोग समझ सके। एक्स वाई जेड 3 शेयर होल्डर है जिनकी शेयर कैपिटल 50,000, 20,000, 30,000। ये कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है 50,000 रुपए का, यानी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है कंपनी का वो 50,000 पड़े हैं। एसेट्स जो है कंपनी का वो 50,000 की, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू आज मार्केट में 80,000 रुपए है। एक्स गया कंपनी के पास में और एक्स ने जाके बोला कंपनी को, कंपनी मुझे क्या कर डिविडेंड दे दे। तो कंपनी ने बोला देख मैं तुझे डिविडेंड दूंगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो एक्स ने बोला फिर इसका क्या उपाय किया जाए। तो कंपनी ने और शेयर होल्डर ने दोनों ने मिलकर दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? शेयर होल्डर ने कहा कंपनी को कि आप मुझे एक काम करो, ये एसेट बेच दो। आप मुझे क्या काम करो, ये एसेट्स बेच दो, मुझे एसेट दे दो, ठीक है ना। मैं एसेट ले जाता हूँ और उसको बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लूंगा और डिविडेंड ले लूंगा। समझ में एक बात,
ठीक है। तो उस केस में कंपनी का भी पर्पस सॉल्व हो गया। कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड कैसे होता है, कैश या चेक में होता है। कंपनी ने कैश या चेक में पैसा दिया नहीं, इन काइंड्स में दिया, यानी एसेट दे दी उसको, उसने उसको बेच दिया और अपना प्रॉफिट ले लिया, डिविडेंड का प्रॉफिट ले लिया, उसका पर्पस सॉल्व। इधर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो कंपनी को टैक्स देना पड़ा ना एक्स को टैक्स देना पड़ा, दोनों का पर्पस सॉर्ट आउट हो गया। तो कंपनी ने ये सोचा कि हम ये काम कर लेते हैं। तो फिर इनकम टैक्स ने बोला कि भैया हो तुम ही ज्यादा शाणे हो, हम तो समझदार है ही नहीं, हम तो पढ़े लिखे है ही नहीं। तो इनकम टैक्स ने बोला कि अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 22A के कन्वर्जन में उसको डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और उस पर कंपनी को टैक्स पेड करना पड़ेगा। कितने रुपए तक का टैक्स पेड करना पड़ेगा, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर टैक्स पेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कितने तक का बिकेगा, 80,000 का। यानी अब डिविडेंड कितना माना जाएगा, सबसे बड़ी बात की जाती है डिविडेंड कितना माना जाएगा। एसेट्स कितने की थी उसको 50,000 की, लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 80,000 रुपए, तो डिविडेंड कितना माना जाएगा 80,000 रुपए। पहली चीज समझना बच्चों अच्छी तरह, 80,000 रुपए। लेकिन हमारा ये रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 50,000 रुपए। कंपनी अपना डिविडेंड किस में से देगी, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से, और कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितना है केवल 50,000 रुपए। तो कंपनी कितने तक का डिविडेंड मानेगी, केवल 50,000 रुपए तक का डिविडेंड मानेगी। यानी अगर कंपनी अपने एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसमें डिविडेंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का माना जाएगा, उससे ज्यादा का अमाउंट डिविडेंड का पार्ट नहीं होगा। जैसे उन्होंने क्या किया, ये अपनी एसेट जो है इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 80,000 है, लेकिन उसका रिजर्व एंड सरप्लस कितना पड़ा हुआ है 50,000 पड़ा हुआ। अगर कंफ्यूज हो तो ये समझ लो कि मान लो एसेट 60,000 की है हमारी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि दोनों साइड 50,000 है इसलिए कंफ्यूज हो, मान लो एसेट हमारी 60,000 की है और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 80,000 की है, तो कंपनी ने ये एसेट उसको दी, ये 80,000 में उसको बेचेगा, कौन एक्स उसको मार्केट में 80,000 बेचकर 80,000 कवर करेगा। लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड अमाउंट कितना माना जाएगा, केवल 50,000 रुपए, क्योंकि कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस यानी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है 50,000 रुपए। इससे ज्यादा का कंपनी इससे ज्यादा का इनकम टैक्स डिविडेंड नहीं मान सकती। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, मान लो ये जो 50,000 रुपए की शेयर्स है, इसमें दो क्राइटेरिया के शेयर्स हैं। कितने क्राइटेरिया के शेयर्स हैं, 30,000 और 20,000। मानो 20,000 के जो शेयर है वो बोनस शेयर है, ठीक है, ये कैपिटल के शेयर है, और इसमें भी दो क्राइटेरिया के, मान लो 10,000 और 10,000, ये 10,000 वाले बोनस शेयर है, और ये भी दो क्राइटेरिया के 20,000 और 10,000, ये 10,000 वाले बोनस शेयर है। तो टोटल बोनस शेयर कितने हुए 20,000, 10,000, 30,000 और 10,000 40,000 रुपए। तो कंपनी ये बोलती है कि आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट, आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। भाई बोनस शेयर हम कहां से इशू करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस ही तो इशू करते हैं। तो हमने क्या किया, रिजर्व एंड सरप्लस में से 10,000, 10,000, 20,000, ये 40,000 रुपए निकाल दिए बोनस शेयर के लिए, इसको कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है, और बाकी हमारे ऐसे कैसे पड़े रहे। तो यानी हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था 40 तो ये और 50 ये 90,000 का हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था। मैं वापस बोल रहा हूँ कि आपने तो रिजर्व एंड सरप्लस में से 40,000 निकाले वो कैपिटलाइज कर दिए। तो इनकम टैक्स ये बोलता है कि जितना भी आपने कैपिटलाइज किया है, हमें मतलब नहीं आपने कितना कैपिटलाइज किया है, आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैपिटलाइज को जोड़कर या विदाउट कैपिटलाइज को जोड़कर जितना है, आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है 50,000 तो विदाउट कैपिटल है, और कैपिटलाइज को जोड़कर कितना है 40,000 ही है, तो टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना हो गया आपका 90,000। तो ऐसे केस के अंदर कंपनी मतलब इनकम टैक्स डिविडेंड कितना मानेगी 80,000 का, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कितना रिजर्व एंड सरप्लस का 90,000 रुपए, और उसको एसेट्स कितने की बेची है 60,000 की, लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 80,000 रुपए, तो उसकी कितना डिविडेंड माना जाएगा पूरा 80,000 तक का माना जाएगा। बात समझ में आई क्या, कंप्लीट 80,000 का डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन अगर कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैपिटलाइज और रिजर्व एंड सरप्लस सबको जोड़ते हुए अगर हमारी एसेट से कम का है, तो जितने तक का है उतने तक का डिविडेंड माना जाएगा।
या फिर ऐसा होता कि हमारी एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 40,000 होती, तो बताओ कितना डिविडेंड माना जाता? तो कितना डिविडेंड माना जाता? तब हम देखते हैं हमारी एसेट्स की कॉस्ट प्राइस क्या है। हम हमारी एसेट्स की कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेशन करते और 60,000 रुपए का डिविडेंड मानते। अगर हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 50,000 यानी हमारा टोटल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 60,000 से ऊपर है, तो बोनस को ऐड करके और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करके। लेकिन अगर हमारा टोटल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000 तक का ही है या उससे कम है, यानी 40,000 से भी कम है, तो जितने तक का है उतने तक का मानते हैं। यानी फेयर बात है, हम लोग डिविडेंड का अमाउंट कितना मानेंगे? जितना हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें कैपिटलाइज किया गया जो प्रॉफिट है वो दोनों को ऐड कर लो। नॉन कैपिटलाइज और कैपिटलाइज दोनों को ऐड कर लो। ये नॉन कैपिटलाइज है और ये कैपिटलाइज है, दोनों का ऐड कर लो। ऐड करने के बाद हमारा टोटल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ गया। जितने का हमारा टोटल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतने तक का, अप टू अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमाउंट, वहां तक का हम क्या कर सकते हैं, क्या मान सकते हैं? हम डिविडेंड अमाउंट मान सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं मान सकते। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ आ रही? तो कंपनी ने क्या बोला, इनकम टैक्स ने क्या बोला कंपनी को, कि अगर कोई भी पर्सन यानी कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है अपनी एसेट्स, तो ऐसे केस के अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को यानी ऐसे ट्रांजेक्शन को हम डीम्ड डिविडेंड मानेंगे और सेक्शन 115O के तहत उस पर टैक्स कलेक्ट करेंगे कंपनी से। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो कंपनी ने ये सोचा कि यार कैश में देना था, चेक में देना था, वो स्कीम तो हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि कैश और चेक में देते हैं जब तो डिविडेंड कहलाता है और उस समय तो टैक्स देना ही पड़ता। तो उन्होंने स्कीम निकाली कि हम एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं शेयर होल्डर को बेनिफिट देने के लिए, तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स समझ गई, ये चीज उनकी चालाकी इनकम टैक्स ने समझ गई और उसने यहाँ पर रूल बना दिया। तो कंपनी ने सोचा क्या किया जाए, अब दूसरा ऑप्शन क्या निकाला जाए। तो कंपनी ने ऑप्शन निकाला समझते स्टेशन क्या ऑप्शन निकाले। ये हमने एक तरह से बैलेंस शीट बनाई और कंपनी ने ऑप्शन क्या निकाला, कंपनी ने बोला कि कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर थे 1 लाख के, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे 50,000 के। ठीक है, कंपनी के पास डिवेंचर थे 50,000 रुपए के, कंपनी के पास एसेट थी 70,000 की, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 1 लाख रुपए। कंपनी ने सोचा कि साहब अगर हम हमारे शेयर होल्डर्स को एसेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
तो ये तो सेक्शन 22A में आ गया रूल को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, तब भी इनकम टैक्स क्या मानेगी, इसको डीम्ड डिविडेंड मानेगी और हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं है एसेट पे डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये प्लान तो उनका, ये प्लानिंग उनकी खत्म हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला अपने शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर को और इक्विटी शेयर होल्डर को, उनको ये बोला कि साहब मैं आपको क्या करता हूँ, यानी कंपनी ने कहा अपने शेयर होल्डर को कि मैं आपको डिवेंचर अलॉट कर देता हूँ। भाई इन काइंड्स में उन्होंने, भाई कंपनी इनकम टैक्स ने क्या कहा, कैश में दोगे तो डिविडेंड मानेंगे, चेक में दोगे तो डिविडेंड मानेंगे, एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो डिविडेंड मानेंगे। ये तो नहीं कहा ना कि डिवेंचर इशू करोगे तो डिविडेंड मानेंगे। तो कंपनी ने बोला अपने शेयर होल्डर्स को कि मैं आपको क्या कर देता हूँ, डिवेंचर इशू कर देता हूँ, या फिर डिवेंचर स्टॉक दे देता हूँ, या फिर डिवेंचर सर्टिफिकेट दे देता हूँ, या फिर बोनस शेयर दे देता हूँ। कैसे भी ले लो मेरे से, ठीक है। आपको जो डिविडेंड का पैसा चाहिए उसकी जगह पे आप ये मेरे से ले लो और उसको मार्केट में सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेना, अपना पैसा रिकवर कर लेना, आपको अपने डिविडेंड का पैसा मिल जाएगा। तो मुझे भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये कंपनी और शेयर होल्डर ने प्लानिंग करी। तो इनकम टैक्स ने क्या बोला, इनकम टैक्स ने ये बोला कि भैया आप अगर अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर होल्डर्स को, भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो मतलब क्या बनता है, खाली प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो मतलब भी बनता है कंपनी से डिविडेंड लेने का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो क्या मतलब बनता है, कंपनी से डिविडेंड लेने का। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का क्या मतलब बनता है, वो बोनस शेयर ले सकते हैं, वो डिविडेंड ले सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को तो बोनस दे सकते हो ना, तो वो डिविडेंड भी ले सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला कंपनी ने कि अगर आप अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक या डिबेंचर सर्टिफिकेट प्लस बोनस शेयर, या फिर बोनस शेयर अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को देते हो, बोनस शेयर में किसको छोड़ दो, ये बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर तो राइट सकते हैं बोनस शेयर लेने के। ये बात कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों की। बाकी सब किसके लिए, इक्विटी वालों के लिए भी अलग हो। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के लिए कॉमन चीज क्या बोली, अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक या डिबेंचर को डिपॉजिट सर्टिफिकेट देते हो, तो हम ये मानेंगे कि आपने उनको डिविडेंड दिया और वो डीम्ड डिविडेंड के क्राइटेरिया में लेकर आएंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 22B के तहत। या फिर इन तीनों के अलावा अगर ये तीनों नहीं दिए और आपने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिए, तो हम ये मानेंगे कि आपने उसको डिविडेंड का पेमेंट किया। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए तो इनकम टैक्स कह ही नहीं सकता कि आपने उसको बोनस शेयर क्यों दिए, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर तो बोनस शेयर लेने के राइट्स रखते हैं। भाई दोनों का क्या राइट्स है, इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है या तो वो बोनस शेयर ले ले और डिविडेंड भी ले ले, बोनस शेयर डिविडेंड दोनों ले सकता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का केवल ये राइट है कि वो केवल डिविडेंड ले सकता है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए तो कंपनी बोल सकती है कि भाई हम इसको तो राइट है बोनस शेयर लेने का, तो हमने इसको बोनस शेयर दिया तो आप इसको डिविडेंड नहीं मानोगे, क्योंकि इसको तो राइट है बोनस शेयर लेगा, हमने इसको बोनस शेयर दिया। तो इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे दे तो डिविडेंड माना जाएगा। और अगर इन दोनों को डिवेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, तो ऐसे केस में क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अब बात यह आती है कि डिविडेंड का अमाउंट कहां तक माना जाएगा, डिविडेंड का अमाउंट कहां तक माना जाएगा वो समझ लो। डिविडेंड का अमाउंट जो है वो टोटल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है हमारा, वहां तक माना जाएगा। टोटल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होगा, जैसे हमारा रिजर्व एंड सरप्लस 21 पड़ा हुआ है, प्लस हमारे बोनस शेयर कैपिटलाइज और नॉट, सेम कंडीशन है जो पहले वाली बताई वैसे ही, ठीक है ना। कैपिटलाइज कितने हुए हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 40-20, टोटल कितने 40 और 20 कितने हो गए, 60 तो ये हो गए और 20 ये हो गए, तो टोटल कितना हो गया 180। तो 180 तक का अमाउंट हम क्या कर सकते हैं, डिविडेंड का मान सकते हैं। अगर उसने 160 पे किया तो 160 डिविडेंड होगा पूरा का पूरा, 170 पे किया तो 170 पूरा डिविडेंड होगा, 180 पे किया तो 180 पूरा डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन अगर 190 पे किया तो केवल 180 तक का ही डिविडेंड माना जाएगा, उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं माना जाएगा। मान लो उन्होंने 190 तक के डिवेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिए, तो 180 तक का डिविडेंड माना जाएगा, बाकी 10,000 रुपए के डिविडेंड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि हमारा अक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट है, तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है हमारे पास 180, ठीक है। कैपिटलाइज को भी ऐड कर लेंगे हम, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब निकालते हैं तो नॉन कैपिटलाइज और
कैपिटलाइज दोनों को ऐड कर लिया था। नॉन कैपिटलाइज कितना है 120 और कैपिटलाइज कितना 60, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो 180 को हम लोग पूरा पूरा क्या मानेंगे अपने नेट प्रॉफिट मानेंगे। तो 180 तक का अगर हम लोग कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिवेंचर में या डिवेंचर स्टॉक में डिपॉजिट सर्टिफिकेट में प्लस प्रेफरेंस शेयर को बोनस शेयर में, तो ऐसे केस में वो टोटल 180 तक का डिविडेंड माना जाएगा। इससे ऊपर का जो अमाउंट होगा वो डिविडेंड के क्राइटेरिया में नहीं आएगा, और अगर इससे कम होगा तो कंप्लीट क्या माना जाएगा डिविडेंड माना जाएगा। सेक्शन 22B हमने देख लिया। सेक्शन 22C क्या बोलता है? सेक्शन 22C थोड़ा सा अलग है। इसमें बोला गया लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। क्या होता है कई बार जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, जब कंपनी का क्या होता है लिक्विडेशन होता है, तो जैसे आज कंपनी ने लिक्विडेशन डिक्लेयर किया कि साहब हमारा लिक्विडेशन करना है हमारी कंपनी का, हम वाइंड अप करेंगे हमारी कंपनी। तो ऐसे थोड़ी आज कंपनी ने लिक्विडेशन डिक्लेयर किया तो आज के आज उसको लिक्विडेशन हो जाएगा। महीना भर साल भर 6 महीना लगता है। तो उस जो टाइम ड्यूरेशन है जब लिक्विडेशन डिसाइड हुआ उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब तक लिक्विडेट नहीं हुई कंपनी, मतलब लिक्विडेट नहीं होती जब तक उनको एसेट्स को बेच नहीं दिया जाता, उन शेयर होल्डर्स को उनका पेमेंट नहीं कर दिया जाता, यानी आज लिक्विडेशन हो गया, आज तो डिक्लेयर हुआ है, आज फाइनली लिक्विडेशन हो रहा है, शेयर होल्डर्स को उनका पेमेंट किया जा रहा है और फ्री किया जा रहा है। तो लिक्विडेशन जिस दिन होगा, जिस दिन अपने शेयर होल्डर को फाइनल पेमेंट कर दिया जाएगा, जिस दिन कंप्लीट कर दिया जाएगा लिक्विडेशन, उससे जस्ट पहले कब से जब लिक्विडेशन डिक्लेयर किया गया तब से लेकर जब तक लिक्विडेशन नहीं हुआ है तब तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन में अगर कंपनी ने कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, कुछ भी एवरीथिंग कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट किया है किसको अपने शेयर होल्डर्स को, तो इनकम टैक्स को डीम्ड डिविडेंड के क्राइटेरिया में लेकर आएगी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22C कहता है। मेरी बात समझ में आई? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने कहा अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो जिस दिन भी कंपनी के लिक्विडेशन की घोषणा हुई उस दिन से लेकर जिस दिन कंपनी का लिक्विडेशन हुआ है उस दिन तक ड्यूरेशन ऑफ दिस टाइम, इस ड्यूरेशन के अंदर अगर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बेनिफिट देने के लिए किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो एसेट्स का हो, चाहे वो डेटर्स का हो, चाहे वो डिबेंचर्स का हो, चाहे वो डिबेंचर्स सर्टिफिकेट्स का हो, चाहे वो डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स का हो या फिर बोनस शेयर का, एवरीथिंग किसी भी चीज का उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22C के तहत। बात समझ में आई? सेक्शन 2 सबसेक्शन 22D क्या कहते हैं? कई बार कंपनियां क्या करती हैं, अपनी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देने के लिए, और बेनिफिट कौन सा, डिविडेंड का बेनिफिट देने के लिए उनकी शेयर कैपिटल कम कर देती है। जैसे समझना, मान लो इक्विटी शेयर होल्डर और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इसके बाद 10 रुपए का शेयर है, इसके बाद भी 10 रुपए का शेयर है, एक ही शेयर है। तो कंपनी ने क्या बोला अपने शेयर होल्डर को कि भाई तुम्हारे 1 रुपए ले लो मेरे से, तुम भी 1 रुपए ले लो मेरे से, ठीक है, मैं तेरे को 1 रुपया देता हूँ, तेरे को 1 रुपया देता हूँ, दोनों को 1 रुपया दे देता हूँ, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि तूने ये 1 रुपया किस चीज का दिया है, तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने मेरे शेयर होल्डर की कैपिटल वापस करी है। मैंने मेरे शेयर होल्डर की क्या की है, कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल थी 10 रुपए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल मान लो 10 रुपए। तो उन्होंने कंपनी ने बोली शेयर होल्डर को कि अगर मुझसे किसी ने पूछा कि भाई तूने ये 1 रुपया किस चीज का दिया है इनको, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मैंने मेरे शेयर होल्डर की कैपिटल वापस करी है। तो फिर उस केस के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, हम कैश में पैसा दे रहे हैं लेकिन हम लोग कैपिटल का पैसा दे रहे हैं, डिविडेंड का तो दे नहीं रहे, तो हम पे टैक्स तो लगेगा नहीं। तो कंपनी ने बोला कि अगर आप मुझसे 1 रुपया ले लोगे तो आपकी शेयर कैपिटल 9 रुपए रह जाएगी, ठीक है। तो उसने ऐसे बोला कि अगर आपको मैं 1 रुपया दे भी दूंगा तो भी अगर मान लो इस शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू मान लो आज 15 रुपए है, तो अगर मैंने आपको 1 रुपया दे भी दिया और आपकी शेयर कैपिटल 9 रुपए रह भी गई तो भी शेयर तो वही 15 रुपए का रहेगा आपका, आपकी क्या फर्क पड़ेगा। तो आप ये 1 रुपया मेरे से ले लो कैपिटल के तौर पे, यानी अपन उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल का नाम देकर मैं आपको ये 1 रुपया दूंगा, लेकिन होगा क्या, वो हकीकत में डिविडेंड का पैसा होगा, हकीकत में वो डिविडेंड का पैसा होगा, क्योंकि आपका जो शेयर प्राइस है
मार्केट प्राइस है शेयर का वो तो 15 रुपए, चाहे 10 रुपए का हो तब भी 15 रुपए का रहेगा, और चाहे 9 रुपए का रहेगा तब भी 15 रुपए का। तो कंपनी ने ये बोला कि आप अपना क्या करो, 1-1 रुपए हमसे ले लो। तो आपकी क्या है, हमसे कोई अगर पूछेगा कि भाई आपने किस चीज का पैसा दिया, तो हम ऐसे बोल देंगे हम उनको तो कैपिटल का पैसा दिया है। तो ऐसे केस के अंदर जब हम कैपिटल के पैसे का नाम लेंगे कि हमने हमारे शेयर होल्डरों की कैपिटल वापस करी है, तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा और आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और चाहे शेयर 10 रुपए का रहे कंपनी में, चाहे 9 रुपए का रहे आपका शेयर, आपका तो फेयर मार्केट वैल्यू जो शेयर है वो तो 15 रुपए फिक्स रहना है, जो रहना है, जो 15 रुपए फिक्स है फेयर मार्केट वो तो रहना है, आपको तो कोई नुकसान होगा नहीं। तो कंपनी ने ये मौका निकाल दिया कि हम आपकी शेयर कैपिटल को कम कर देंगे, 10 में से 1 रुपए हम आपको दे देते हैं, ठीक है, 9 रुपए आपकी शेयर कैपिटल देगी, फिक्स 1 रुपए नहीं बता रहा, कुछ पार्ट ऑफ कैपिटल अमाउंट, कुछ पार्ट ऑफ कैपिटल, चाहे 1 रुपए, चाहे 2 रुपए, चाहे 3 रुपए, कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, शेयर होल्डर कंपनी मिलकर। तो कुछ पार्ट अगर वो अपनी कैपिटल को उनको दे देते ना, तो उनकी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। तो इनकम टैक्स में आपको एक बात जानकर बहुत अच्छा अजीब लगेगा कि कंपनी लॉ ने एक बात कह रखी है, कंपनी लॉ ने एक सेक्शन है, यानी लॉ में एक बात कही है कंपनी लॉ ने कि कोई भी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को कम नहीं कर सकती, कोई भी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को कभी भी कम नहीं कर सकती, एक्सेप्ट केवल एक चीज को छोड़कर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को छोड़कर। इसको छोड़कर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को छोड़कर। अब यहां पर कंपनी क्या कर रही है, 1-1 रुपया कम कर रही है, इसका मतलब वो अपनी शेयर कैपिटल कम कर रही है, 9 रुपए अपनी इक्विटी शेयर होल्डर कर रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 9 रुपए कर रही है, तो कंपनी क्या कर रही है, अपनी शेयर कैपिटल कम कर रही है, जबकि कंपनी लोगों को परमिशन ही नहीं देती कि वो अपनी शेयर कैपिटल को कम करे। तो ऐसे केस के अंदर कब कर सकती है वो अपनी शेयर कैपिटल को कम, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब कभी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाती है, तो उस केस के अंदर कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सुधारने के लिए कोर्ट से परमिशन लेती है कि वो अपनी शेयर कैपिटल को कम कर दे, ताकि उसके जो लॉसेज है वो कवर अप हो जाए और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाए, उनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखने लग जाए। इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, और ऐसी परमिशन कोर्ट से उनको कब मिलेगी, जब उनकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब होगी। तो अगर वो अपनी शेयर कैपिटल को कम करती है, तो इनकम टैक्स उनसे पूछता है कि आपने ये पैसे किस चीज के दिए। कंपनी कहती है कि साहब हमने ये पैसा उनको शेयर कैपिटल का दिया है और उनकी शेयर कैपिटल कम की है, तो इनकम टैक्स ये बोलता है कि क्या आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया है, क्योंकि कंपनी लॉ के हिसाब से तो आप अपना पैसा कम कर नहीं सकते शेयर कैपिटल को, इसका मतलब आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया है। अगर आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया है तो कोर्ट की परमिशन, प्रायर परमिशन हमें दिखाओ, कोर्ट की प्रायर परमिशन हमें दिखाओ कि आपको कोर्ट ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रायर परमिशन दे दी। अब कंपनी कोर्ट की प्रायर परमिशन कैसे दिखा सकती है, क्योंकि कोर्ट कंपनी को प्रायर परमिशन तब देगा जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो, यानी कंपनी लॉसेज में। अब ये कंपनी तो ओवरऑल अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन तो प्रॉफिट्स में है, इसने तो क्या किया, इसने तो टैक्स बचाने के लिए प्लानिंग करी है। क्या प्लानिंग करी कि हम हमारी शेयर कैपिटल का पैसा शेयर कैपिटल के रूप में डिविडेंड का पैसा किसको दे देंगे, हमारे शेयर होल्डर्स को दे देंगे, और इनकम टैक्स जब हमसे पूछेगा तो हम उनको कह देंगे कि भैया हमने तो क्या किया है, ये हमने तो क्या किया है, ये हमने तो उन शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल का पैसा वापस किया है, हमने उनको कोई डिविडेंड नहीं दिया है। लेकिन इनकम टैक्स पागल नहीं है, इनकम टैक्स ने साफ साफ बोला कि अगर आपने अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया विदाउट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यानी विदाउट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब विदाउट कोर्ट की परमिशन लिए, प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन लिए बिना अगर आपने अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया, तो ये माना जाएगा कि जितना पैसा आपने अपने शेयर होल्डर को दिया है वो सब सेक्शन 2 सबसेक्शन 22D के तहत डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और कंपनी के हैंड में टैक्सेबल होगा। रिड्यूस ऑफ शेयर कैपिटल, इसका मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डरों की शेयर कैपिटल भी रिड्यूस नहीं कर सकती। बात समझ में आएगा, अगर वो ऐसा काम करती है, उनकी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करती है, तो ऐसे केस के अंदर उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रायर परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ेगी, और ऐसी परमिशन किसको बतानी पड़ेगी, इनकम टैक्स को बतानी पड़ेगी, तब जाके उसको डीम्ड डिविडेंड के क्राइटेरिया में नहीं लिया जाएगा, अदरवाइज वो डीम्ड डिविडेंड के क्राइटेरिया में आएगा। लास्ट पॉइंट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E क्या कहता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E ये कहता है कि किसी भी कंपनी को अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन या एडवांस देती है, अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन या एडवांस देती है तो वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, वो लोन एंड एडवांस का अमाउंट डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, बशर्त ऐसे शेयर होल्डर का 10% और मोर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी वोटिंग पावर होनी चाहिए उसकी। क्या होनी चाहिए? इस कंपनी में वोटिंग पावर होनी चाहिए। ऐसे शेयर होल्डर की 10% और उससे ज्यादा की वोटिंग पावर होनी चाहिए इस कंपनी में, प्लस साथ में वो बेनिफिशियरी होना चाहिए। वापस बोल रहा हूं, क्या बोला कंपनी ने? इनकम टैक्स नहीं बोला, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E के तहत अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या देती है, शेयर होल्डर को लोन या एडवांस के तौर पे कोई पैसा देती है और ये कहते हैं कि हमने इसको लोन या एडवांस दिया है, डिविडेंड नहीं दिया है, लेकिन अगर उस शेयर होल्डर का उस कंपनी में 10% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर है, यानी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, साथ में वो उस कंपनी का बेनिफिशियरी भी है, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि कंपनी ने उस शेयर होल्डर को लोन एंड एडवांस नहीं दिया, उसको डिविडेंड दिया है, जिसको डीम्ड डिविडेंड मानते हुए सेक्शन 222E के तहत कंपनी के हैंड में टैक्सेबल होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, कई बार कंपनी क्या करती है, खुद डायरेक्ट शेयर होल्डर को क्या नहीं देती, लोन या एडवांस नहीं देती। कंपनी ने क्या किया, मान लो एक्स नाम के किसी पर्सन को लोन एंड एडवांस दिया और इसको बोला कि तू आगे मेरे शेयर होल्डर को पैसा भेज दे, यानी मैं तुझे दे देता हूं, तू आगे दे देना। फाइनली किसके पास गया? शेयर होल्डर के पास गया। तो इनकम टैक्स को जब ये पता लगता है कि कंपनी ने इस पर्सन को पैसा दिया और इस पर्सन ने इसको पैसा दिया, तो इनकम टैक्स ये बोलता है कि अगर आपने किसी पर्सन को लोन एंड एडवांस दिया और उस पर्सन ने आपके शेयर होल्डर को लोन एंड एडवांस दिया है, तो उसको डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा सेक्शन 222E के तहत, बशर्ते उस शेयर होल्डर का आपकी कंपनी में 10% और ज्यादा 10% या उससे ज्यादा का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, प्लस वो बेनिफिशियरी हो। बात समझ में आएगा? यानी 10% से ज्यादा का अगर वोटिंग पावर रखता है और बेनिफिशियरी है, तो ऐसे केस में अगर कंपनी ने किसी और पर्सन को अगर पैसा दिया है और वो पर्सन अगर लोन एंड एडवांस का पैसा किसी उसके शेयर होल्डर को बेचता है, तो वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है, 10% मोर का वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता हो और बेनिफिशियरी हो। ठीक है। तीसरे केस में इनकम टैक्स ही बोलता है कि अगर आपने किसी कॉन्सर्न को या किसी कंपनी को पैसा दिया है लोन एंड एडवांस के तौर पे, लोन एंड एडवांस के तौर पे आपने कहा कि साहब मैंने किसी कॉन्सर्न या कंपनी को, कॉन्सर्न मतलब पार्टनरशिप फर्म वगैरह, या किसी कंपनी को आपने पैसा दिया, उस कॉन्सर्न या कंपनी को बोला कि आपको मैं पैसा दे रहा हूँ लोन एंड एडवांस के, आप मेरे शेयर होल्डर को दे दो। मैंने आपको पैसा दिया, आप मेरे शेयर होल्डर को दे दो। तो ऐसे केस में अगर इनकम टैक्स को पता लगता है कि कंपनी ने किसी कॉन्सर्न या कंपनी को लोन एंड एडवांस का पैसा दिया और उस कॉन्सर्न या कंपनी ने आगे इस कंपनी के शेयर होल्डर को पैसा दिया है, तो ये कहा गया कि उसको डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, बशर्ते वो हमारी 2 कंडीशन फुलफिल करता हो। पहली कंडीशन क्या? उसका इस कंपनी में, इस शेयर होल्डर का इस कंपनी में तो क्या होना चाहिए, 10% और मोर का, 10% और मोर यानी 10% उससे ज्यादा का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट प्लस बेनिफिशियरी हो। साथ में ये जो नई कंपनी है जो उसको पैसा दे रही है, ये कॉन्सर्न है, उसमें 20% और मोर उससे ज्यादा का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, यानी वोटिंग पावर। मेरी बात समझे? लास्ट वाली बात वापस बोलूं, अगर किसी कंपनी ने किसी कंपनी या कॉन्सर्न को क्या दिया, एज ए लोन एंड एडवांस पैसा दिया है और ये कहा है कि आप मेरे शेयर होल्डर को ये पैसा आगे दे दो, ऐसे केस के अंदर वो जो पैसा शेयर होल्डर को उस मिड कंपनी ने दिया है वो पैसा डीम्ड डिविडेंड माना जा सकता है, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है
कि ये शेयर होल्डर जो है वो शेयर होल्डर अपनी कंपनी में, यानी जिस कंपनी का वो शेयर होल्डर उस कंपनी में 10% से ज्यादा का वोटिंग पावर रखता है और साथ में बेनिफिशियरी हो। इसी के साथ में ही इस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, इस शेयर होल्डर का अपनी इस कॉन्सर्न कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो 20% से ज्यादा का। यानी यहां पर तो इसका है, यहां पर तो क्या है, यहां पर 10% से ज्यादा का वोटिंग पावर प्लस बेनिफिशियरी है वो, साथ में उसका जो कॉन्सर्न है, जो कंपनी है, उसमें भी वो 20% से ज्यादा की वोटिंग पावर रखता हो। तो ऐसे केस के अंदर तो क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा सेक्शन 222E के तहत। पांचों पॉइंट समझ आ गए। डीम्ड डिविडेंड सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, अगर कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करती है कंपनी तो उसको सेक्शन ए के तहत डीम्ड डिविडेंड। सेक्शन बी में डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट या बोनस शेयर इशू करती है उसको डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी होता है डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। रिड्यूस ऑफ शेयर कैपिटल होती है एक्सेप्ट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट या प्रायर परमिशन ऑफ बोर्ड, अगर वो अपनी कैपिटल को रिड्यूस करती है तो उस केस में वो सेक्शन 22DE के तहत क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। और लोन एंड एडवांस में 3 क्राइटेरिया है। कंपनी खुद डायरेक्ट अगर शेयर होल्डर को एडवांस लोन एंड एडवांस देती है तो ऐसा लोन एडवांस जिस शेयर होल्डर को देती है उसका 10% है, उससे ज्यादा या उससे साथ में बेनिफिशियरी है वो कंपनी का, तो ऐसे केस में वो क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। कंपनी अगर किसी अदर पर्सन को देती है और वो अदर पर्सन अगर अपने शेयर होल्डर को देता है और उस केस के अंदर अगर ये पता लगता है कि शेयर होल्डर को उस कंपनी में 10% उससे ज्यादा का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है प्लस वो उस कंपनी का बेनिफिशियरी है, तो वो क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। या फिर कंपनी किसी कॉन्सर्न या कंपनी को पे करती है और उस कॉन्सर्न या कंपनी को कहती है कि आप हमारे शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो, तो ऐसे केस में अगर ये पता लगता है कि वो शेयर होल्डर अपनी कंपनी में 10% से ज्यादा का क्या रखता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, साथ में वो उसका बेनिफिशियरी और जो नई कंपनी या कॉन्सर्न है जो उसको पेमेंट कर रही है उसमें 20% उससे ज्यादा का वो क्या रखता है, सब्सटेंशियल या वोटिंग पावर रखता है, तो ऐसे केस में उसको डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। और इनकम टैक्स सेक्शन 115O के तहत इस कंपनी के हैंड में टैक्सेबल करेगी, यानी टैक्स लाइबिलिटी बनाएगी और इन कंपनी को उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा डीम्ड डिविडेंड मानते हुए। बात समझ में आई। और तीनों ही टैक्स किसके हैंड में एग्जेम्प्ट होंगे, शेयर होल्डर के हैंड में एग्जेम्प्ट होंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू लॉर्ड्स, बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।